वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का पेपर जो कि आपका 2025 28 अप्रैल 2025 को हुआ था। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक, यानी हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं, और या फिर आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसके अंदर जो लिंक दे रखा है उस पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसका नाम है फार्मा कंसेप्ट, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से हमारी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज और कुछ सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट ई नोट्स को डाउनलोड करके भी आप प्रिंट आउट निकाल के उनसे अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 26। द इमेज फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। आपको बताना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे किस तरीके की इमेज बनती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ऑप्शन बी है इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज ऑफ इमेज, ऑप्शन सी है इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज एंड ऑप्शन डी है इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए राइट रहेगा। देखिए अगर मैं मिरर की बात करूँ तो 2 तरीके के मिरर हैं। पहले बात कर लेते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है, इरेक्ट वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल, साथ ही साथ अपराइट, यानी अपन कह सकते हैं इरेक्ट बन रही है, एंड डिमिनिश्ड, यानी जो साइज है उससे छोटी साइज की इमेज बनती है। डिमिनिश्ड का मतलब जो साइज दे रखी है उससे छोटी साइज की इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर से। यहाँ पे मैं मिरर की बात कर रहा हूँ, लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात करें अपन कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर का आप ध्यान रखिएगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनती है। यहाँ पे इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। ऐसे ही अगर मैं लेंस की बात करूँ, देखिए लेंस की बात करूँ तो लेंस का भी देख लीजिएगा क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में देखिए 2 कंडीशन हो सकती है। कॉन्वेक्स लेंस की जो होती है वो ये शेप होता है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में 2 बातें हो सकती है। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से पीछे की तरफ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकल लेंथ, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकल लेंथ के पीछे की तरफ रखा हुआ है, तो क्या होगा, उस समय आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनोगी, वो भी कहाँ बनेगी, अपोजिट साइड ऑफ लेंस, जो आपका लेंस है उसके अपोजिट साइड में बनेगी। दूसरा, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इफ O इज प्लेस्ड बिटवीन लेंस एंड फोकल लेंथ, लेंस और फोकल लेंथ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहां पे आपकी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड यानी बड़ी इमेज बनेगी। ये 2 कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस में होती है। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, कॉनकेव लेंस की, देखिए लेंस में मैं सभी इमेज की बात कर रहा हूं, यहाँ पे सभी का मैं डिस्कस कर रहा हूं साथ साथ में आपके लिए कि इस तरीके से कॉनकेव लेंस हो रहा है। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, इन हमेशा इमेज छोटी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन है उनके अनुसार आपका जो राइट आंसर है वो है इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर में आप वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द
एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, डीपीएसपी को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है और जीके में भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द एनफोर्सेबिलिटी, यानी एनफोर्सेबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, दे आर नॉन जस्टिशिएबल गाइडलाइंस एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स। देखिए तो यहाँ पर आपका आंसर यही राइट है, क्योंकि ये एक प्रकार से नॉन जस्टिबल गाइडलाइंस है और ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं की जाती है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं। ये सरकार के लिए गैर न्याय संगत दिशा निर्देश हैं जिनका पालन कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से कानून और नीतियां बनाते समय किया जाना चाहिए। अगर हम राज्य के जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, इनके बारे में बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर इनको डाला गया है, ठीक है। और पर्टिकुलर उसमें भी अनुच्छेद दे रखा है, पेरा कौन कौन से हो गए, 36 से लेके 51 तक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन से अनुच्छेद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया दे रखा है, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। कौन से पार्ट में है, तो भाग 4 के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत जनरली कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से आया है। कहाँ से आया है, आयरिश के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और आयरिश वालों ने भी इसको कहाँ से लिया है, स्पेन से, है ना। संविधान में जो मेन स्रोत है वो तो स्पेनिश है, बाकी हमने कहाँ से लिया, इसको आयरिश या आयरलैंड के संविधान में लिखा था, वहाँ से ये हमारे इंडिया के संविधान में आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियस। आपको बताना कि न्यूक्लियस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। न्यूक्लियस के बारे में सभी ने देखा होगा। देखिए सेल होता है, कोशिका जिसे अपन बोलते हैं, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है ना। इसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह जो भी है इस तरीके से अलग अलग रहते हैं ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इस तरीके से सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर रहते हैं। अब देखिए यहाँ के स्टेटमेंट क्या क्या है वो देख लेते हैं, और कौन सा न्यूक्लियस के रिगार्डिंग में करेक्ट है वो देख लेते हैं। न्यूक्लियस है जो सिंगल लेयर कवरिंग, नहीं भैया, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, डबल लेयर कवरिंग, हमेशा डबल लेयर का होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, चलिए इसको देखते हैं। न्यूक्लियस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा न्यूक्लियस के बाहर होता है। एंड न्यूक्लियस कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये भी गलत है। क्लोरोप्लास्ट आपका कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल्स के अंदर, और ये भी न्यूक्लियस के बाहर होता है, तो ये दोनों भी गलत हैं। तो राइट कौन सा हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर चारों तरफ क्या होंगे, पोर्स। तभी तो देखिए कुछ भी ड्रग्स वगैरह है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो न्यूक्लियस के अंदर जानी रहती है, वो स्पोर्स के थ्रू जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 2 राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द इंटेंडेड टारगेट ऑफ द बम थ्रोन एट ए केरीज बाई खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी इन 1908। यानी 1908 के अंदर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो एक बम फेंका था, वो बम किसको टारगेट करते हुए फेंका था। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, उन्होंने जिला न्यायाधीश जो मजिस्ट्रेट है जिनका नाम है श्री डगलस किंग्सफोर्ड, मजिस्ट्रेट का क्या नाम था, डगलस किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर बम उनकी हत्या करने के लिए उनकी गाड़ी पर बम फेंका था। बाकी उस समय किंग्सफोर्ड गाड़ी के अंदर नहीं थे और गाड़ी में 2 अंग्रेज महिलाएं थी, वो मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, उस समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के डर से उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जबकि खुदीराम बोस को बाद में पकड़ गिरफ्तार करने के बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बम किसके ऊपर फेंका था, मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड पर,
ठीक है ना। बाकी गाड़ी के अंदर ये नहीं थे, इनकी जगह 2 महिलाएं थी, वो मारी गई थी। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पे अगला क्या आएगा, ये एक प्रकार से क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है रीजनिंग के अंदर। इन द गिवन सीरीज टू मेक इट्स लॉजिकल कंप्लीट। यहाँ पे देखिए 4 दे रखे हैं, A C T 1 2 3 I K B, इनको इस तरीके से लिख दीजिएगा पहले, A C T 1 2 3। दूसरा दे रखा है I K B 1 1 0 Q S J 9 7, फिर Y A R 8 4। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर्स है, नंबर्स में एक पर्टिकुलर सीरीज क्या आ रही है, 1 2 3, फिर 1 1 0, फिर 9 7, फिर 8 4। तो यहाँ पे देखने पे क्या लग रहा है कि इसमें सभी में -13 का डिफरेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट में भी अपने -13 करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आएगा, 71। अब चलिए देखते हैं 71 पीछे सभी में है, तो इसका मतलब ये तो सही है। अब हमें पता करना है कि यहाँ शुरुआत में क्या रामायण है ना, इसको अपन चेक कर लेते हैं। A B C D, इस तरीके से आप अल्फ़ाबेट को लिख लीजिएगा। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, G H I J K L M, फिर N को यहाँ से लिखेगा N O P Q R। ऐसे क्यों लिखते हैं, इसको मैंने रीजनिंग की क्लास में बता रखा था, T U, ऐसे ही हमेशा लिखना है, W X Y Z। अगर समझना है तो आप फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड करके वहाँ जाके इस तरीके से देख सकते हैं ना। अब देखिए सबसे पहले क्या दे रखा, A, ये दे रखा है 1, फिर उसके बाद में क्या दे रखा I, चलिए फिर क्या दे रखा है Q, फिर क्या दे रखा है Y। इसमें क्या डिफरेंस है, ये इसमें कोई सीरीज बन रही है क्या, देखते हैं। देखिए A के बाद में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां लेटर दे रखा है। फिर वापस देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां लेटर फिर से दे रखा है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 8वां फिर से दे रखा है। अब नेक्स्ट में हमें फिर से 8वां लेना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आगे में आ जाएगा G, क्या आ जाएगा G। ऐसे देखिए C में, देखिए C, नेक्स्ट क्या दे रखा है K, मैं इसको त्रिभुज से बना रहा हूँ, फिर S, फिर A। तो इसमें क्या रिलेशन है, देखिए C के बाद में K, 1 2 3 4 5 6 7 8वां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8वां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8वां लेटर। तो फिर से अपन को नेक्स्ट क्या करना है, 8वां लेटर निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8वां लेटर। तो क्या हो जाएगा I। देखिए अभी तक तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, GI, ये वाला भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं TB का। यहाँ पे पहला क्या है T, इसको मैं स्क्वायर से कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हो। ये हो गया T। उसके बाद में है T के बाद में क्या है B, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी वही 8वां सीरीज ले रखा है। फिर क्या है J, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8वां ले रखा है, वेरी गुड। ऐसे ही फिर 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, R ले रखा होगा, सही है। फिर 8वां देखेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ जाएगा Z, GIZ 7 1। तो इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट रहेगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से इसको भी अपन सीरीज वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे इसको करना है आपको पता चल गया होगा। तो टोटल मिला के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब है नेक्स्ट सेक्शन प्रोफेशनल एबिलिटी का। मैंने पहले ही बताया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होता है उसमें 30 क्वेश्चन तो होते हैं आपके जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, GK इसके, और 70 क्वेश्चन होते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी के। यानी अब 70 क्वेश्चन रहेंगे आपके फार्मा पोर्शन के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जो एक प्रकार से पहला क्वेश्चन है प्रोफेशनल एबिलिटी का।
पहला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर, आपको बताना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है। देखिए ऑप्शन है मल्टी स्टेप रिएक्शंस, सेकेंड है एलिमेंट्री रिएक्शंस, थर्ड है सिंगल स्टेप रिएक्शंस एंड ऑप्शन 4 है 2 स्टेप रिएक्शंस। तो इसका तो आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कैसी होगी, जब खूब सारे स्टेप्स में कोई रिएक्शन होगी, जैसे ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई, तो इस तरीके से बन के आप ए से ई की सिंथेसिस कर सकते हो। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शन से है ना, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन इन हर्बल ड्रग क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू। आपको बताना है कि जो हर्बल क्वालिटी कंट्रोल मेथड है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ड्रग है, हर्बल ड्रग है, उसमें जो क्वालिटी है वो एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंट लेवल तक की हो, एक उसका पर्टिकुलर फिक्स स्टैंडर्ड हो, यानी जैसे 90%, 95%, 100% या 110%, जो अपन आईपी के अंदर मानते हैं कि 90% से लेकर 110% तक उसमें क्या रहेगा आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो मार्कर कंपाउंड है, हर्बल वाली जो ड्रग है उसमें भी क्वालिटी कंट्रोल में क्या रहेगा, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कंसिस्टेंट लेवल ऑफ मार्कर कंपाउंड्स, जो भी आपके मार्कर कंपाउंड है उनका एक कंसिस्टेंट लेवल रहेगा। देखिए पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन तो नहीं आएगा, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा और स्टेरिलाइजेशन वैलिडेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि हर एक हर्बल ड्रग स्टेरिलाइज नहीं होती है, सबसे बड़ी बात तो है ना। हर एक हर्बल ड्रग पार्टिकल या पाउडर फॉर्म में नहीं होती है ना, तो इसी से आपका आंसर आ सकता है, आप अगर उस लेवल तक सोचें तो। बाकी एक्चुअल चीज़ तो यही होती है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि जो एक पर्टिकुलर मार्कर कंपाउंड्स है उनका एक लेवल है वो कंसिस्टेंट बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एपेटाइट स्टिमुलेंट। एपेटाइट स्टिमुलेंट का मतलब भूख बढ़ाने वाली, जिससे भूख ज़्यादा लगे। इन कैंसर कचेक्सिया जो कंडीशन है एक प्रकार से, उसके अंदर भूख बढ़ाने वाली ड्रग कौन सी है इसमें। ऑप्शन है मेगेस्ट्रोल एसीटेट, ऑप्शन बी है फेंटरमीन, ऑप्शन सी टोपिरामेट एंड ऑप्शन डी है लोरकासेरिन। तो आपको बता देता हूँ, इसमें मेगेस्टेरोल एसीटेट जो कि आपका एक प्रोजेस्टिन डेरिवेटिव है, ये क्या करती है, वेट गेन को प्रोमोट करती है, क्योंकि ये भूख बढ़ाएगी तो क्या करेगी, वेट गेन को इंक्रीज करेगी बाय स्टिमुलेटिंग एपेटाइट एंड कैलोरिक इनटेक। भूख को बढ़ाएगी और जो भी कैलोरिक इनटेक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी लेगा पेशेंट, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वेट गेन होगा। तो प्रोजेस्टिन डेरिवेटिव है मेगेस्ट्रोल एसीटेट, ये आपकी वेट गेन को इंक्रीज करती है बाय स्टिमुलेटिंग एपेटाइट एंड कैलोरिक इनटेक। तो ये भूख बढ़ाने में काम आती है कैंसर कचेक्सिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डाईपाइरिडामोल एनहेंस एंटी प्लेटलेट इफेक्ट बाय। आपको बताना है कि डाईपाइरिडामोल, पहले तो डाईपाइरिडामोल होती क्या है, ठीक है ना, एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, सीधी सी बात है। डाईपाइरिडामोल आपकी जो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है वो किस तरीके से बढ़ाती है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है डाईपाइरिडामोल का, ठीक है ना। जिसको फार्माकोलॉजी अच्छे से आती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, वो ऐसे क्वेश्चंस को कर सकता है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कभी तुक्का नहीं लगाना है, अगर आपको नहीं क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ देना, क्योंकि जनरली जो भी आरआरबी एग्ज़ाम है उनमें लगभग कट ऑफ 70% के आसपास रहता है। ऑन एवरेज कितना रहता है, 70% के आसपास। तो मान लो आप 100 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन छोड़ दो और बाकी के क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट करो, तो भी आप सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल ही, तो उनको एकदम छोड़ दीजिएगा और बाकी के जो क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं उनको पूरा का पूरा मन लगा के कीजिएगा, जिससे कि आप सेलेक्ट हो सको। देखिए यहाँ पे है एंटागोनाइजिंग थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर, ऑप्शन बी है इनहिबिटिंग फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंड एडिनोसिन अपटेक। देखिए यहाँ पे सभी के आंसर लगे हुए हैं, तो आप वैसे भी इसका आंसर बता ही सकते हो। डायरेक्टली इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेट एक्टिविटी एंड एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए डाईपाइरिडामोल क्या करता है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट को बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग CAMP साइक्लिक AMP
और साइक्लिक जीएमपी के लेवल को बढ़ा देता है विद इन प्लेटलेट्स के अंदर इन दोनों के लेवल को बढ़ा देता है। और ये कैसे बढ़ता है? बाय इनहिबिटिंग फॉस्फोडाइएस्टरेज एंड एडिनोसिन रीअपटेक। जो एडिनोसिन रीअपटेक होता है उसको इनहिबिट कर देगा, एडिनोसिन को रीअपटेक नहीं होने देगा, साथ ही साथ फॉस्फोडाइएस्टरेज को भी रीअपटेक नहीं होने देगा। तो इससे क्या होगा? सीएमपी और सीजीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा और एंटी प्लेटलेट इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्षीर पक्का इज ऑब्टेन्ड बाय। देखिए ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक टर्म है, हिंदी में इसको लिखते हैं क्षीर पक्का। जैसे खीर होता है ना, खीर वैसे ही होता है इसको याद करने का तरीका। खीर किससे बनती है? दूध से बनती है। वैसे क्या होता है, जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको हम दूध के साथ में, मिल्क के साथ में बॉईल करते हैं। जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है प्लांट का, उसको अपन बॉईल करते हैं मिल्क के साथ में और उसके बाद में उसको फिल्टर कर देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं क्षीर पक्का। तो क्षीर पक्का इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट बॉइल्ड इन मिल्क एंड फिल्टर। देखिए क्षीर पक्का याद कैसे कर सकते हो? खीर से, है ना। और खीर किससे बनती है? दूध से। तो एक निश्चित मात्रा में मिल्क के अंदर पानी डाल दिया जाता है और उसके बाद में जो भी मेडिसिनल ड्रग है वो उसको डाल के उसको बॉईल किया जाता है, जिससे कि वाटर तो इवोपरेट हो सके और जो पीछे बच जाए उसको अपन बोलते हैं क्षीर पक्का। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ड्रग इज डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर। तो आपको बताना है कि डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर कौन कौन सी ड्रग है। पहले तो देख लीजिए वेसोडाइलेटर होते क्या है। यहाँ पे आंसर तो दे ही रखा है आपके सामने, मिनॉक्सिडिल है। इसके बारे में मैं थोड़ा कंप्लीट डिस्कस करके बता देता हूँ आपको। वेसोडाइलेटर में भी पर्टिकुलर 2 तरीके के वेसोडाइलेटर होते हैं। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन जिसने भी पढ़ा है, एंटी हाइपरटेंसिव, तो वो उसको कर सकता है, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। वेसोडाइलेटर भी 2 तरीके के हैं। एक तो है आर्टेरियोलर, जो आर्टरीज को डायलेट करता है। आर्टेरियोलर के एग्जाम्पल है हाइड्रोलाजीन। दूसरा एग्जाम्पल है मिनॉक्सिडिल और तीसरा एग्जाम्पल है डाईएजोक्साइड। तो यहाँ पे आपका आर्टेरियोलर वेसोडाइलेटर का एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपका आंसर आ गया मिनॉक्सिडिल। ऐसे ही दूसरा और बता देता हूँ जिससे आपको वो भी याद रहे, वेनस यानी वेन्स प्लस आर्टेरियल, दोनों को वेसोडाइलेट करने वाला, जो वेन्स को भी वेसोडाइलेट करता है और VNOUS कर दीजिएगा थोड़ा सा, और आर्टरीज को भी डायलेट करता है। उसका एग्जाम्पल है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये मेन वेसोडाइलेटर्स हैं जो फार्माकोलॉजी में अपने काम आते हैं। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा आर्टेरियोलर वेसोडाइलेटर है, तो भी आपका मिनॉक्सिडिल रहेगा, और डायरेक्ट वेसोडाइलेटर ही पूछा है तो मिनॉक्सिडिल ही आंसर है। अगर वेन्स प्लस आर्टरीज दोनों को डायलेट करने वाला पूछा होता तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपका आंसर आता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एस्प्रिन एक्सर्ट्स इट्स एंटी प्लेटलेट इफेक्ट बाय। आपको बताना है कि एस्प्रिन अपना एंटी प्लेटलेट इफेक्ट किस तरीके से करता है। एस्प्रिन अपना एंटी प्लेटलेट इफेक्ट किस तरीके से करता है। तो देखिए एस्प्रिन एक प्रकार से क्या है, एकमात्र ओनली इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कोक्स एंजाइम, एकमात्र इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, उसका एकमात्र इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। तो कोक एस्प्रिन कैसे एक्ट कर रहा है, इट्स रिवर्सिबली इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। देखिए इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एस्प्रिन को नहीं दिया जाता है किसमें, चिल्ड्रंस बिलो 12 ईयर्स, जो 12 साल से कम बच्चे हैं उनको ये नहीं दिया जाता, क्योंकि उनमें ये रेज सिंड्रोम कर सकता है। अगर उनको वायरल फीवर है और एस्प्रिन दिया जाए
तो ये रेस सिंड्रोम इंड्यूस कर सकता है, इसलिए एस्पिरिन उनको नहीं दिया जाता है। कई बार पूछा गया है कि इनमें से रेस सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एस्पिरिन के कारण होता है। और साथ ही साथ देखिए एस्पिरिन क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है ब्लीडिंग टाइम को, ब्लीडिंग टाइम को बढ़ाता है। इसलिए देखिए वो कम डोज में है ना, तो इसलिए 75 मिलीग्राम की जो ड्रग है वो एंटी प्लेटलेट के रूप में भी काम आती है ना। अगर ये 300 मिलीग्राम में दिया जाए तो ये आपका किस तरीके से वर्क करेगा, NSAID की तरह, और लो डोज में ये वर्क करेगा एंटी प्लेटलेट की तरह, क्योंकि ये रिवर्सिबली इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट प्योर एल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स वाज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्योर एल्कलॉइड था जो सबसे पहले नेचुरल सोर्स से आइसोलेट किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्योर एल्कलॉइड है जो आइसोलेट किया गया था नेचुरल सोर्स से। तो यहाँ पे आंसर तो आपको पता ही है, मॉर्फिन राइट होगा। देखिए मॉर्फिन के बारे में मैं बताता हूँ कि 1804 के अंदर इसको आइसोलेट किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक सर्टनर ने। फ्रेडरिक सर्टनर ने किया था। ये एक जर्मन फार्मासिस्ट था, जर्मन फार्मासिस्ट था। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहाँ से आइसोलेट किया था, मॉर्फिन कहाँ से निकलता है ये भी पूछा जा सकता है। पेपेवर सोमनीफेरम नामक प्लांट से। यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। इसके भी पर्टिकुलर फ्रूट से, अनराइप फ्रूट, जिसका दूसरा नाम क्या है, एक मिनट रुकिए, अनराइप फ्रूट। अनराइप फ्रूट जिसको अपन बोलते हैं पोपी, क्या बोलते हैं? पोपी। इससे ये ऑब्टेन किया जाता है और यहीं से इन्होंने आइसोलेट किया था मॉर्फिन को। किसने किया था? फ्रेडरिक सर्टनर ने। और ये फर्स्ट प्योर एल्कलॉइड था जो नेचुरल सोर्स से आइसोलेट किया गया था, सबसे पहला एल्कलॉइड जो नेचुरल सोर्स से आइसोलेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बॉन्डेड वेयर हाउस। आपको बताना कि बॉन्डेड वेयर हाउस का क्या उद्देश्य है। एसोसिएटेड विथ बॉन्डेड लेबोरेटरी। बॉन्डेड लेबोरेटरी से एसोसिएटेड जो आपका बॉन्डेड वेयर हाउस है उससे क्या मतलब है। देखिए बॉन्डेड लेबोरेटरी नाम आते ही आपको फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर चला जाना है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में कहाँ कौन सा टॉपिक है? मेडिसिनल एंड टॉयलेट एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन एक्ट। टॉयलेट एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन एक्ट, जहाँ पे आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं स्प्रिट का, एल्कोहल का, है ना। बॉन्डेड लेबोरेटरी कौन सी होती है? जिसमें स्प्रिट और एल्कोहल का यूज किया जाता है। स्प्रिट एंड एल्कोहल आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, है ना, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। तो जहाँ पे स्पिरिट और एल्कोहल का यूज़ किया जाता है वहाँ पे जो वेयर हाउस होता है वो बॉन्डेड होता है। बॉन्डेड का मतलब वो एकदम क्लोज्ड होता है, उसकी पूरी सिक्योरिटी रहती है। वहाँ पे कुछ भी चीज़ का स्टोरेज, वहाँ पे स्पिरिट कितना आपने इनपुट किया, कितना आपने दवा में काम लिया, कितना आपका बाहर गया, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन रहता है। यहाँ तक कि वहाँ पे आपका एक ऑफिसर भी रहता है बॉन्डेड लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है ना। इंस्पेक्टर भी रहता है, तो इंस्पेक्टर की ड्यूटी भी रहती है। इसका जो टाइमिंग है वो भी एक फिक्स है कि इतने बजे से खुलेगा, इतने बजे तक बंद होगा। जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे पूरी की पूरी एकदम टाइट सिक्योरिटी की तरह रहती है। तो बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब ही हो गया सिक्योर स्टोरेज ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन सैंपल्स, है ना। तो बॉन्डेड वेयर हाउस का क्या मतलब हो गया? सिक्योर स्टोरेज ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन सैंपल्स। तो यहाँ पे ये आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मेथड एंजाइम इमोबिलाइजेशन में काम में नहीं आता है, ठीक है ना। एंजाइम इमोबिलाइजेशन का स्टेप कहाँ पे होता है? देखिए आपको याद होगा एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मेथड है वो जनरली अपन कहाँ काम लेते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में। कहाँ लेते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। तो एक प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। जिसने बी फार्मा कर रखा है उसके लिए ये क्वेश्चंस आसान है, जिसने डिप्लोमा कर रखा है उसके लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जो सिलेबस है आरआरबी का वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली बी फार्मा का सिलेबस है।
ठीक है ना। तो देखिए एंजाइम इमोबिलाइजेशन के अगर मेथड की बात करूं तो जनरली 5 मेथड होते हैं, और अगर मैं उनको क्लासीफाई करूं तो देखिए एक तो केमिकल मेथड हो गया और एक फिजिकल मेथड हो गया, जिसमें अपन एंजाइम को इमोबिलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। केमिकल मेथड के अंदर देखिएगा सबसे पहले होता है आपका नॉन, इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया आपका नॉन कोवेलेंट एडजॉर्प्शन, इसका अपन डिपोजिशन भी कहते हैं। ये चौथा ऑप्शन, ये आपका एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मेथड है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, नोट कौन सा नहीं है, ये पूछा है ना। सेकंड होता है आपका केमिकल में, इसको पर्टिकुलर 2 भागों में बांट दिया है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट अटैचमेंट भी बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बोलते हैं, और उसको फर्दर 2 पार्ट्स कर दिए है, एक तो सपोर्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग और एक क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोवेलेंट अटैचमेंट भी आपका मेथड है, ये भी मेथड है। फिजिकल के मेथड में भी पर्टिकुलर 2 भाग हो गए, एक तो हो गया एंट्रैपमेंट जो आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, एंड दूसरा आपका हो गया एनकैप्सुलेशन, तो इस तरीके से ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी के मेथड आ गए एंजाइम इमोबिलाइजेशन के, इसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। और इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, तो कॉम्प्लेक्सेशन इज नॉट ए मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, है ना। बाकी ये सारे मेथड एंजाइम इमोबिलाइजेशन में काम में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एंजाइम इमोबिलाइजेशन कहाँ काम आता है, जो भी आपके टेस्ट होते हैं, एलिजा टेस्ट वगैरह, ये अलग अलग से टेस्ट होते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी के, वहाँ पे एंजाइम को इमोबिलाइज किया जाता है पहले मेथड से, और उसके बाद में टेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पे ये काम आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विगरस एजिटेशन ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन में लीड टू। आपको बताना है कि विगरस एजिटेशन करेंगे फिल्ट्रेशन में तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो अगर बहुत ज़्यादा अपन हिलाते हुए फिल्ट्रेशन करेंगे, किसी बीकर वगैरह में लेके विगरस एजिटेशन करते हुए फिल्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे केक का कॉम्पैक्शन होगा, केक होगा, जो केक बनता है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, यानी उसके पार्टिकल नज़दीक आ जाएंगे, है ना। केक का कॉम्पैक्शन हो जाएगा, और उसका जो फ्लो है जहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ डाला हुआ है जैसे, और ये बीकर है, तो यहाँ पे जो केक है वो कॉम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ यहाँ से ये फ्लो आ रहा था नीचे की तरफ, ये रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर अपन विगरस एजिटेशन करेंगे ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, तो इससे क्या होगा, केक कॉम्पैक्शन एंड रिड्यूस फ्लो होगा। चलिए नेक्स्ट है द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन मीजर्स, MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ये जनरली किस में काम आती है, एंटी माइक्रोबियल्स की एफिशिएंसी चेक करने के लिए। एंटी माइक्रोबियल्स IP के अंदर पढ़ा होगा, या फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, बायोटेक्नोलॉजी में भी ये है, दोनों में ही है। एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी माइक्रोबियल की एफिशिएंसी चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन मेथड जनरली 2 तरीके से किया जाता है। पहला तो हो गया डिस्क डिफ्यूजन मेथड, जिसमें कप एंड प्लेट मेथड भी होता है, और डिस्क बना लेते हैं किसकी, जो आपका फिल्टर पेपर है उसकी एक डिस्क बना लेंगे राउंड शेप की, उसके ऊपर क्या करेंगे, जो आपका एंटी माइक्रोबियल्स है उसकी एक कंसंट्रेशन को डिप कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, एक पेट्री प्लेट लेंगे, पेट्री डिश होती है जिसके अंदर अगार रहता है, वहाँ पे अलग अलग इस तरीके से बना के उस पर या तो फिर डिस्क रख देंगे, या फिर यहाँ पे कप बना लेंगे होल की तरह, और इनके अंदर आपका जो भी एंटी माइक्रोबियल का सॉल्यूशन है उसको इसके अंदर पाउर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, इनको कुछ देर के लिए रख देंगे 24 आवर्स वगैरह के लिए। फिर उसमें देखेंगे अगर मान लो इसमें पहले माइक्रोब्स की ग्रोथ थी, तो कितना ग्रोथ इनहिबिट हुआ है। ये इसका जो एरिया है जहाँ पे ग्रोथ ख़त्म हुई है
वो फाइंड आउट करेंगे। वो पेट्री डिश के नीचे से लेके अपन उसका एरिया निकाल लेंगे कि कितने एरिया में इसकी ग्रोथ इनहिबिट हुई है, ठीक है ना। यानी जोन ऑफ इनहिबिशन निकालेंगे, जिसको अपन बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन अराउंड डिस्क। डिस्क भी रख सकते हैं या फिर कप भी बना सकते हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल रहेगा। उसको अपन मेजर करेंगे और इससे अपन क्या निकालेंगे, MIC वैल्यू, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन वैल्यू निकालेंगे। दूसरा मेथड होता है आपका डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन मेथड से भी अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगार में डाइल्यूशन कर लिया, ठीक है, या फिर ब्रोथ का डाइल्यूशन कर लिया और फिर उसके बाद में डाला आपने, तो इससे क्या होगा, इससे निकले कि आपकी लोवेस्ट कंसंट्रेशन टू इनहिबिट ग्रोथ। यानी जो ग्रोथ हुई है पहले बैक्टीरिया की, यहाँ पे पहले ग्रोथ हो रखी थी, वो ग्रोथ कितनी इनहिबिट हुई है, तो कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए, लोवेस्ट कंसंट्रेशन कितनी है जो इस ग्रोथ को इनहिबिट कर सके, वो फाइंड आउट करने के लिए अपन MIC वैल्यू निकालते हैं। अगर मान लो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर थी, ग्रोथ हो रखी थी, और फिर उसमें क्या करेंगे, अलग अलग डाइल्यूशन के अपन एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन डाल देंगे और फिर देखेंगे कि किसके अंदर वो जो टर्बिडिटी, देखिए ग्रोथ होगी ना एंटी माइक्रोबियल की, तो उसमें क्या रहेगी, टर्बिडिटी। और मान लो यहाँ पे मैंने 0.1% कंसंट्रेशन डाली, यहाँ पे 0.2% डाली, यहाँ पे 0.3% डाली, इस तरीके से मैं 4-5 डाइल्यूशन डालूंगा अलग अलग। और कौन सी कंसंट्रेशन पे आपका ग्रोथ रुक गया, यानी जो टर्बिडिटी है वो डिसअपियर हो गई, तो वो कंसंट्रेशन आपकी क्या कहलाएगी, MIC वैल्यू, यानी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन वैल्यू। तो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन वैल्यू क्या हो गई, लोएस्ट कंसंट्रेशन टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये किसके लिए किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल्स या फिर एंटीबायोटिक्स के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट ऑन द डिट्रेसर मसल टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन। डिट्रेसर मसल्स कहाँ पाई जाती है भाई, डिट्रेसर मसल्स कहाँ पाई जाती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, दे दिया मैंने, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये डिट्रेसर मसल्स जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या करती है, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करती है। किसको करती है, एसिटाइलकोलिन को, ACH को। ये प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो रेस्पॉन्सिबल रहता है इनिशिएटिंग डिट्रेसर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और ये कब होता है, जब मिक्चुरेशन होता है, जब किसी को पेशाब लगता है, जब यूरिनेशन होता है, तब ये आपका डिट्रेसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और उस समय आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ठीक है ना। इट इज रिलीज फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व से ये आपका रिलीज होता है इन ब्लैडर वॉल एंड बाइंड्स टू मस्करेनिक रिसेप्टर। एसिटाइलकोलिन मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है। मस्करेनिक और निकोटिनिक दो रिसेप्टर होते हैं एसिटाइलकोलिन के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो मस्करेनिक रिसेप्टर से ये जाके बाइंड होता है ऑन द डिट्रेसर स्मूथ मसल्स कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि आपकी डिट्रेसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और उससे क्या होगा, यूरिन एक्सपेल आउट होगा, बाहर निकलेगा, यूरिन एक्सपेल आउट होने में फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट है परमेथ्रिन। आपको बताना परमेथ्रिन क्या होता है, पायरिथोइड इंसेक्टिसाइड, यहाँ पे यही राइट आंसर है। देखिए परमेथ्रिन एक प्रकार का सिंथेटिक न्यूरोटॉक्सिक पायरिथोइड इंसेक्टिसाइड है और ये किसके लिए काम आता है, फॉर ट्रीटिंग इसके बीज से ट्रीट करने के लिए, या फिर पेडिकुलोसिस कैपिटिस जिसको अपन बोलते हैं लाइस जो जुएं होती है ना, जू लाइस जो बालों में हो जाती है। देखिए कई बार तो सर्दियों में नहीं नहाते हैं ना, तो वहाँ पे लाइस ग्रोथ हो जाती है हेयर के अंदर। तो पेडिकुलोसिस कैपिटिस जू, यानी उसको किल करने के लिए या फिर इसके बीज को किल करने के लिए परमेथ्रिन का काम में लिया जाता है। ये एक प्रकार से क्या है, इंसेक्ट, लाइस हो गया,
माइट्स हो गया, इनको किल करने में काम आता है। तो ये पायरिथ्रोइड इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। नेक्स्ट है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर्स। आपको बताना है कि रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी किसको कंपेयर करती है। देखिए बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी क्या है, द ड्रग रिचेस टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। जो भी ड्रग अपन ने क्या किया है, जिस ड्रग का अपन ने लिया है, जैसे कि आईवी रूट से दे दिया या ओरल रूट से दे दिया, तो ड्रग टेकन बाय ए पर्सन विच रिजेज इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और वो भी कैसे, अनचेंज फॉर्म में पहुंचे। तो उसको अपन बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी भी दो तरीके की है यहाँ पे देखिए, एक तो होती है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी कैसे निकालते हैं, यानी एक का तो लेंगे अपन आईवी रूट से कितनी पहुंची, और उसको अपन कंपेयर करेंगे किससे, विथ अदर रूट, नॉन आईवी रूट से कंपेयर करेंगे, यानी कंपेयर वन नॉन आईवी रूट विथ आईवी रूट एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। एक होता है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। रिलेटिव में क्या होगा, जो टू ओरल फॉर्मुलेशन है सेम ड्रग की, उनको अगर अपन कंपेयर करते हैं तो वो कहलाती है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 20 क्वेश्चन है, 16 में आ चुके हैं, जल्दी से देख लेते हैं, काफ़ी समय हो गया। फिर उसके बाद में अपन अगला जो वीडियो बनेगा उसके अंदर अगले 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की या फिर किसी भी स्टेट की, तो हमारा एक जो फार्मा कंसेप्ट है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, जीपेट एग्ज़ाम, उन सब के अलग अलग बैचेज बने हुए हैं जिस पे 40% डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, उनको आप ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट। आपको बताना है कि पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट कौन सा है। पेरेंट्रल का मतलब जिसको अपन इंजेक्टेबल रूट से देते हैं, तो ये आ रहेंगे आपके जितने भी हिपेरिन से, जैसे कि आपके लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन्स हो गया, LWMH, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें भी पर्टिकुलर कौन सा आ गया, एनोक्सापेरिन्स हो गया, ये भी आपका LMWH है, ठीक है। नेट्रोपेरिन हो गया, डालेपेरिन हो गया, ये आपके सारे के सारे LMWH है जो कि आपके पेरेंटली दिए जाते हैं। इसके अलावा भी देखिए विटामिन एंटीकोगुलेंट की बात करूं तो मैं देखिए और कौन कौन से हो गए, विटामिन के एंटागोनिस्ट हो गए, जिसमें जितने भी काउमेरिन से वो आपके विटामिन के एंटागोनिस्ट में आएंगे, जैसे वारफेरिन आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा एसिनोकोमेरोल आ गया, डाइकोमेरोल आ गया, ये आएंगे इसके अंदर। दूसरी कैटेगरी आपकी आ गई डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, जो थ्रोम्बिन को इनहिबिट करते हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। उसके अंदर आपके आते हैं ये देखिए, ये तो विटामिन के एंटागोनिस्ट हो गया, वारफेरिन, काउमेरिन्स वगैरह। उसके अंदर देखिए जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है उसमें भी यूनिवेलेंट और डाइवेलेंट दो तरीके की कैटेगरी है। यूनिवेलेंट में आएंगे आपके डेबिगेट्रेन और अर्गाबेट्रेन, तो ये डेबिगेट्रेन है वो यूनिवेलेंट के अंदर आता है। और बाइवेलेंट में आपका आता है लेपिरुडीन, ये बाइवेलेंट में आता है। बेसिडोडीन है ना, ये आता है बाइवेलेंट में। नेक्स्ट कैटेगरी होती है आपकी डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स, डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स। उसमें आपका आता है ये एपिक्साबेन, इसके अंदर आता है। एपिक्साबेन आ गया, बेट्रिक्साबेन आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा एडोक्साबेन भी आ गया, ये आप इसके अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आपका एंटीकोगुलेंट का कंप्लीट क्लासिफिकेशन भी हो गया, और जो लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन्स है वो पेरेंटल एंटीकोगुलेंट में आते हैं, ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट है पैराबेन्स एक्ट एज प्रिजर्वेटिव बाय।
तो देखिए पैराबेन्स जितने भी होते हैं ये डिसरप्ट करते हैं माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन को और फिर अपना काम करते हैं। देखिए पर्टिकुलरली मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन यहाँ पे काम आता है। इसका एक पर्टिकुलर निश्चित रेशियो काम में लिया जाता है, वो भी पूछा गया एग्जाम में, और ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन का कौन सा कितना रेशियो लेते हैं जो आपका प्रिजर्वेटिव में काम आता है। ये देखिए ये दोनों इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सिनर्जिस्टिक एक्शन दिखाते हैं, इसलिए इन दोनों को कंबाइंड करके काम में लिया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। किस रेशियो में लेते हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल एन एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन, आपको बताना है कि एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या होना जरूरी है कि वो हकल्स रूल को फॉलो करें, और हकल्स रूल क्या कहता है कि जिस भी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो वो हकल रूल फॉलो करता है। वो जो भी कंपाउंड ये इतने इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक नेचर के होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि देखिए बेंजीन की बात करें, अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो 4 × 1+2 पाई, यानी कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेंजीन में देखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए ये क्या है एरोमेटिक। तो जो भी कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अगर मान लो n की वैल्यू 2 हो गई तो क्या होंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 हुई तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो वो क्या है आपके एरोमेटिक नेचर के हैं, वो हकल रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ए स्ट्रो कलर्ड लिक्विड आफ्टर द रिमूवल ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड। जो स्ट्रो कलर्ड लिक्विड होता है, जब ब्लड के अंदर जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट है जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनको बाहर निकालने के बाद में वो लिक्विड क्या कहलाता है। ऑप्शन है सीरम, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी आरबीसी एंड ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा आपका स्ट्रो कलर्ड लिक्विड रहता है। अगर मैं प्लाज्मा में से भी क्लोटिंग फैक्टर को बाहर निकाल दूँ, क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दूं, जैसे फाइब्रिनोजन वगैरह को, पर्टिकुलरली फाइब्रिनोजन, उसको रिमूव कर दूं तो जो पीछे बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा सीरम। क्या कहलाएगा सीरम। तो यहाँ पे आपका स्ट्रो कलर्ड लिक्विड पूछा है तो यहाँ पे आपका आंसर प्लाज्मा रहेगा। अगर प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर पूछता है तो यहाँ पे आपका आंसर सीरम रहता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए लाइगेज इज यूज टू। आपको बताना है कि डीएनए लाइगेज एंजाइम कहाँ यूज किया जाता है। जिसने देखिए बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है या जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी है वो इस क्वेश्चन को आंसर आसानी से कर सकता है, ठीक है ना। ये डीएनए लाइगेज का काम होता है जोड़ना। क्या होता है लाइगेज का काम क्या होता है जोड़ना। तो ये क्या करेगा, जो कट डीएनए फ्रेगमेंट है, अलग अलग डीएनए के फ्रेगमेंट है जो कट हो रखे हैं, उनको जोड़ने में, उनको सील करने में, उनको ज्वाइन करने में, ज्वाइन करना या सील करना, है ना, तो उसमें काम आता है सील द कट डाउन डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ और ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैं कुछ एंजाइम के बारे में भी यहाँ पे बता देता हूँ। एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का काम होता है कट करना, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि डीएनए को कट करने के लिए कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, कौन सा एंजाइम काम आता है, तो वहां पे आएगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एक होता है डीएनए लाइज। डीएनए लाइज का क्या काम होता है, रिपेयरिंग में काम आता है, ये रिपेयरिंग में, डीएनए की रिपेयरिंग में। एंड डीएनए लाइगेज हो गया, लाइगेज आपका ज्वाइनिंग और रीसीलिंग में काम आता है, और रीसील। ये रीसील कैसे करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और फिर डीएनए को जोड़ देता है, ठीक
ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं लाइगेशन, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, लाइगेशन टेक्निक। तो देखिए आज की क्लास में अपन ने 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब 50 क्वेश्चन पीछे और बचे हुए हैं जिनको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की, जीपीएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो हमारा ऐप है फार्मा कंसेप्ट, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और आज ही वहाँ से जो भी बैचेज चल रहे हैं उनको आप, जिनकी तैयारी कर रहे हैं उसको आप परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि उन सभी पे अभी 40% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मात्र 900-1000 रुपये तक में, 1200 रुपये तक में वो पूरा बैच आपको मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ई नोट्स, ओल्ड पेपर, सब कुछ मिल रहे हैं। तो आज ही जुड़िएगा फार्मा कंसेप्ट से और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।